नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने संबंध कारक के बारे में चर्चा की थी, हुड्स के बारे में देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। यह नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस में यानी दोनों में होता है। स्वरूप एक समान ही रहता है। इसका जो स्वरूप है वो एक समान ही रहता है व्हाट का, ऑब्जेक्टिव केस में और नॉमिनेटिव केस में। अगला सेंटेंस देखिए। अगला नियम एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सच के पश्चात होता है। एज जो है उसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सच SUCH के साथ पश्चात यानी सच के बाद होता है। कभी कभी इसका प्रयोग माने एज का प्रयोग द सेम के पश्चात भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह उस समय भी होगा जब इससे पहले विशेषण और इस विशेषण से पहले यानी पूर्व भी एज प्रयुक्त हो। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड एज मेनी स्टोरीज एज आई कुड। इस वाक्य में पहला एज क्रिया विशेषण है और दूसरा एज जो है वो संबंध वाचक सर्वनाम है। स्टोरीज इसका एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती है। अगला नियम, किसी निगेटिव शब्द के बाद अगर बट आता है तो प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होगा। उसका एग्जाम्पल देखिए। देयर इज नन बट विल सपोर्ट यू, इन ब्रैकेट बट विल सपोर्ट यू इज इक्वल टू हु विल नॉट सपोर्ट यू, यानी कौन तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। दूसरा वाक्य देखिए। देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ रामायणा, इन ब्रैकेट बट नोज KNOWS नोज द स्टोरी ऑफ रामायणा। इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू कि रामायण किताब के बारे में या रामायण की स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता है। हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ रामायण, यानी रामायण के बारे में कौन नहीं जानता, यानी किसको, कौन ऐसा है हिंदू जिसको रामायण के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार की वाक्य नेगेटिव शब्द के पश्चात बट आने पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए। देयर इज नो फ्लावर बट हैज कलर, इन ब्रैकेट बट हैज कलर इज इक्वल टू विच हैज नो कलर, यानी ऐसा कौन सा फूल है कि जिसको कोई रंग नहीं होता। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि बट सर्वनाम हु नॉट और विच नॉट के बराबर प्रयोग होता है। अगला नियम देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन का केस ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आगे कुछ वर्णन है, इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं। नंबर 1 ए, इन ब्रैकेट ए, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात क्रिया हो तब इसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस की तरह होगा और यह अपने पश्चात आने वाली क्रिया का कर्ता होगा। जैसे ही इज द मैन हु अब्यूज्ड यू। दूसरा वाक्य, दिस इज द पेन विच वॉज लॉस्ट एस्टरडे, इन ब्रैकेट बी। वुड सदैव पजेसिव केस में आता है। पजेसिव केस माने संबंध कारक में प्रयोग होता है। जैसे आई डू नॉट लाइक अ बॉय हुज क्लोथ्स आर डर्टी। हम
मुझे ऐसे लड़कों से मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है या फिर नफरत है जिनके कपड़े गंदे होते हैं। द क्लोथ्स आर डर्टी। आगे, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन जिनके पश्चात संज्ञा यानी नाउन यानी नाम या सर्वनाम प्रोनाउन आते हैं सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ऐसे नाम या सर्वनाम जिनके बाद ऐसे नाम या ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन यानी ऐसे संबंधी सर्वनाम जिनके पश्चात संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है वह आते हैं, तो वो सदैव कौन से होते हैं, कौन सी केस में होते हैं, कर्म कारक में प्रयोग होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में। एग्जाम्पल, वेयर इज द बुक विच यूर ब्रदर गिव यू। वह किताब कहाँ है जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें दी थी। द मैंगो दैट आई परचेस्ड आर स्वीट। मैंने जो आम खरीदे थे वह बहुत मीठे थे। कभी कभी, अगला नियम, कभी कभी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन छिपा रहता है यानी अध्यारोत होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रयुक्त यूज किया हुआ या ऑब्जेक्टिव केस में जो आया हुआ प्रोनाउन है वो क्या किया, उसे अध्यारोत कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग डैश आई अटेंड यस्टरडे वॉज सक्सेसफुल। इसमें इज इक्वल टू द मीटिंग डैट, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है वो हाइड था यानी अध्यारोत था। आई अटेंड यस्टरडे वॉज सक्सेसफुल। जो मीटिंग मैंने कल अटेंड की थी वह यशस्वी रही, सक्सेसफुल रही, सफल रही। नेक्स्ट, अगला नियम, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती छिपा रहता है। जैसे पहला जो नाम हो, रिलेटिव प्रोनाउन पहले नाम पे पहले के कर्ता पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना आवश्यक है, तो वो कभी कभी हाइड रहता है यानी छुपा हुआ रहता है। जैसे whom the gods love die young। whom the gods love die young is equal to those whom the gods love die young। अगला नियम देखिए, जब सर्वनाम who, which, what के साथ ever या so ever आदि लगा होता है तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन यानी संयुक्त संबंधी सर्वनाम बन जाते हैं और इनके साथ एंटीसीडेंट नहीं आते। जैसे एक, whoever comes is welcomed। दूसरा, take whichever you like। 3, he may do whatever he likes। पहले वाक्य में whoever का अर्थ है any person who। दूसरे वाक्य में whichever का अर्थ है any which और तीसरे वाक्य में है whatever का अर्थ है अर्थात anything which। अगला नियम, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट संज्ञा या सर्वनाम को सूचित करता है, इसलिए इसका नंबर, पर्सन और जेंडर वही होगा जो इसके एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती का होगा। किंतु जिस क्लॉज उपवाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त होता है उस क्लॉज यानी उस क्लॉज के वर्ब के साथ होने वाले संबंध पर इसका केस कारक निर्भर होता है। जैसे ये मैं
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये नेम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।